नमस्कार साथियों, आज हमारा नया टॉपिक है और नया टॉपिक है में हमारी जो है संख्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी रेखागणित से लगभग जितने भी बेसिक टॉपिक थे लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम अंकगणित स्टार्ट करते हैं, यानी अंकगणित आज हमारा स्टार्ट होगा और अंकगणित में सबसे छोटी टॉपिक हमारी है संख्या। यहाँ हमने जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे रेखागणित में हमने पढ़ा है सबसे छोटी टॉपिक हमारे जैसे जीरो लेवल से जैसे बिंदु थी, बिंदु के बाद हमारा जैसे रेखा के बाद फिर कोण हमारा आया, फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, फिर वृत्त, बेलन, शंकु, घन, घना, फिर रचनाओं की बात मैंने किया। तो वैसे यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक बनकर रेखागणित में अंकगणित में आता है वो हमारा आता है संख्या आती है। संख्या के बारे में आज हम जानते हैं संख्या क्या होता है या कितने प्रकार की होती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे, संख्या की अगर हम बात करते हैं तो संख्या हमारा होता क्या है, संख्या के बारे में जानते हैं। जैसे हम लिख दिए 1050। 1050 एक प्रकार की संख्या है, ठीक है। जैसे हम लिख दिए 25, ये भी हमारी एक प्रकार की संख्या है, बात में नहीं। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब परिभाषित कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो गणितीय रूप में इसको कैसे डिफाइन करें, गणित की भाषा में इसको कैसे बोल सकते हैं, भाई संख्या वास्तव में होती क्या है। दरअसल संख्या एक प्रकार की गणितीय वैल्यू होती है, गणितीय मान होता है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को मापने में करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, फिर जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की गणना करने में करते हैं, मापने में करते हैं, तौलने में करते हैं, ठीक है। यानी दैनिक जीवन में इसका माप तौल या फिर गणना करने में उपयोग करते हैं। तो हम एक गणितीय भाषा में बोल सकते हैं कि भाई संख्या जो हमारी होती है वह एक प्रकार की गणितीय वस्तु होती है, जिसकी सहायता से संख्या एक प्रकार की गणितीय वस्तु होती है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मापने, नापने व तौलने में करते हैं। बात में आई नहीं, क्या होती है, संख्या एक प्रकार की गणितीय वस्तु होती है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मापने, नापने व तौलने में करते हैं। पास में आगे अब देखिए संख्या का ये हमारी संख्या हो गई, ठीक है। अब संख्या के बाद जो हमारी अगली टॉपिक आती है अंक आता है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है अंक। अब बात आती है अंक की। जैसे हमारा संख्या है, संख्या 1050 है या फिर यहाँ पे 25 है। तो 1050 देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये चार प्रकार के इसमें चार प्रकार के चिन्ह, ठीक है। सॉरी, इस तीन ही प्रकार के चिन्ह, लेकिन चार चिन्ह का यूज़ किया गया, ठीक है। जैसे हम 25 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चिन्हों का यूज़ किया गया है। एक हमारा ऐसा है और दूसरा हमारा क्या ऐसा है। बात सुन यहाँ पे, जैसे हम करते हैं कि भाई 192 की बात करें तो यहाँ पे तीन तरह के चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, दूसरा है और ये हमारा क्या है, तीसरा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी संख्याओं की हम गणना कर लें, हमको केवल 10 ही चिन्ह मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? 10 प्रकार के चिन्ह मिलने वाले हैं। हम पूरी टोटल संख्या की बात करें, जैसे 5 जितनी भी इनफाइनाइट टर्म तक चले जा सकते हैं, तो वहाँ पे हमको केवल 10 प्रकार के चिन्ह मिलने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन से हमारे चिन्ह है, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे पहला चिन्ह हमारा मिलेगा ये, ठीक है, 0 इसको बोलते हैं, ये हमारा 1 है। उसके बाद ये हमारा 2 है, इसे 3 बोलते हैं। ये हमारा 4 है, इसको 4 बोलते हैं। ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 है और ये हमारा क्या है, 9 है। इसके अलावा हमको कोई और चिन्ह नहीं मिलने वाली है, बस में नहीं। तो इसके सिवा हमको और कोई चिन्ह नहीं मिलने वाले, मतलब जितनी भी संख्याओं की हम गणना कर लें इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है, हमको केवल 10 ही चिन्ह मिलने वाले हैं। तो इन चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। बात में नहीं, क्या बोलते हैं, इन चिन्हों को ही हम अंक बोलते हैं। जैसे अंक डिफाइन कैसे करेंगे, गणित के रूप में इसको परिभाषित करके कैसे करेंगे, कह सकते हैं कि अंक हमारा क्या होता है, मतलब कि एक प्रकार का चिन्ह होता है, ठीक है, जिससे संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। बात में आगे, जैसे मैंने एक भाई कह दिया कि मैंने 625 लिख लिया, तो 625 एक प्रकार की संख्या है, लेकिन ये संख्या की कुछ चिन्हों से मिलकर के बनी हुई है। इन चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। बात में है कि नहीं। तो अंक एक प्रकार के क्या है, मतलब कि एक प्रकार का चिन्ह होता है जिसका उपयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने में प्रयोग करते हैं। बात में आ गई, मतलब क्या होता है, अंक एक प्रकार का चिन्ह होता है जिसकी सहायता से हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, या फिर संख्याओं को प्रदर्शित करने में जिन चिन्हों का सहारा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। बात में है कि नहीं। संख्याओं को प्रदर्शित करने में जिन चिन्हों का हम सहारा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं,
अंक कहते हैं। और अंक कितने होते हैं हमारे पास? 10 होते हैं। बात में नहीं, कौन कौन? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। 10 हमारे क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 ही अंक होते हैं। जैसे हम अगले 9 के बाद जो अगला संख्या हमारी आ जाएगी, ये 10 आ जाएगा। तो 10 में ये 2 चिन्हों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे हम 11 की बात कर ले तो इसमें 2 चिन्ह है। ठीक है, और जैसे हम 12 की बात कर लें, ठीक है, 12 इसमें 2 प्रकार के चिन्ह में से मिलकर के बना हुआ है, एक और दूसरा 2 से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा संख्या क्या होती है और अंक क्या होती है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, संख्या हमारा क्या होता है? एक प्रकार की गणितीय वस्तु होती है जिसकी सहायता से जो हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मापने, नापने और तोलने में यूज करते हैं, जिसकी सहायता से। ठीक है, उसका अंक क्या होते हैं? अंक क्या होता है? एक प्रकार का चिन्ह होता है जिसकी सहायता से हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, या फिर वे चिन्ह जिसकी सहायता से हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। बात में आगे। ठीक है, अब देखिए हम संख्या के प्रकार के बारे में बात करेंगे। संख्याएं हमारे कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं हमारे कई प्रकार की होती हैं। तो हम कुछ मुख्य संख्या के जो प्रकार उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहला जो इसमें टॉपिक बनकर के सामने आता है, पहला टॉपिक आता है पूर्ण तथा प्राकृतिक संख्याएं। कौन आता है? पूर्ण तथा प्राकृतिक। पूर्ण तथा प्राकृतिक संख्या पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आता है इसमें भाज्य तथा अभाज्य। भाज्य तथा अभाज्य। अभाज्य संख्या। ठीक है, तीसरी टॉपिक इसमें बनकर के सामने आती है सम तथा विषम। विषम संख्या। चौथी टॉपिक इसमें बनकर सामने आती है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या। पांचवी आपकी आती है परिमेय तथा दशमलव संख्या। दशमलव में भी 2 तरह के होते हैं, शांत तथा अशांत होते हैं। क्या होते हैं? शांत, दूसरा क्या होता है? अशांत होते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ये संख्याएं मुख्यतः 2 तरह से बांटे गए हैं, 2 रूपों में बांटे गए हैं। ठीक है, मुख्यतः इसके 2 भाग होते हैं। इसमें पहला जो भाग आता है आपका, पहला आपका आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला आता है वास्तविक संख्या, और दूसरा इसमें आता है आपका, दूसरा आता है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं पहले आप लोग। ठीक है, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। वैसे हम लास्ट में नोट करवाएंगे, लास्ट में पूरा जो है कॉन्सेप्ट दे देंगे। आप समझिए पहले इसमें, पहले हमने संख्या के बारे में जाना। संख्या हमारी होती क्या है? संख्या एक प्रकार की गणितीय वैल्यू होती है या गणितीय वस्तु होती है जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की गणना करने, माप तौल करने तथा नापने में हम यूज करते हैं। बात में आगे। और संख्या क्या होती है? और संख्या के बाद अगला हम टॉपिक हमारा अंक आता है। अंक को क्या कैसे मतलब परिभाषित करके डिफाइन करेंगे? तो अंक एक प्रकार का संकेत या चिन्ह होता है, या फिर
जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, या फिर ऐसे चिन्ह जिसकी सहायता से संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। ये हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए संख्या के प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पे संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा वास्तविक संख्या, दूसरी हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान देना आप पे। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। पहली बात तो एक संख्या रेखा होता है। संख्या रेखा, जहां एक संख्या रेखा होता है, अभी आपको आप लोग आगे बताएंगे, ये स्केल होती है, यानी संख्या रेखा होती है जहां पे संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं, यानी दिखाते हैं, बस में कि नहीं। ये संख्या रेखा होती है जहाँ पे संख्याओं को हम दिखाते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। तो वे सारी की सारी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं, यानी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भिन्नात्मक से 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, -50 हो गया, और जैसे हमारा कड़ी में 4 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, ठीक है, बस ना पे। तो वे सारी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक। दशमलव संख्या की भी बात कर सकते हैं, 105 हो गया, ठीक है। तो वे सारी की सारी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं या फिर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वे सारी की सारी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पे हम दिखा नहीं सकते हैं यानी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इनकी केवल कल्पना कर सकते हैं और इन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बात में कि नहीं। तो ध्यान देना यहाँ पे, वे सारी की सारी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वे सारी की सारी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और हमारी सारी की सारी संख्या हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, बस एक संख्या को छोड़कर, उसे हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। तो अभी हमको वास्तविक संख्या के बारे में ही जानना है कि कौन सी हमारी वास्तविक संख्या होती है। ध्यान देना, हमारी वास्तविक संख्याओं के टाइप्स की बात करें तो हमारी पहली पूर्ण और प्राकृतिक संख्या आती है। क्या आती है, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या आती है। दूसरा हमारा भाज्य तथा अभाज्य आता है। उसके बाद हमारे सम तथा विषम होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय होती है, दशमलव संख्या होती है। दशमलव में भी कई तरह के होते हैं, शांत होता है हमारा, अशांत दशमलव हो जाता है, बात में नहीं। तो हम यहाँ से एक एक टॉपिकों के बारे में बात करते चले जाएंगे। तो पहली टॉपिक हमारी यहाँ पे आती है, पहला टॉपिक आता है पूर्ण तथा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ये बार बार एग्जाम में भी पूछ लेता है कि हमारा कौन सी संख्या पूर्ण है, कौन सी हमारी संख्या क्या प्राकृतिक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, वे सारी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, कहाँ से, 1 से शुरू होती है। 1 की वजह से 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ऐसे वे सारी की सारी संख्याएं जो हमारा 1 से शुरू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं, बात सुने। वे संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, वे संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ध्यान देना पे, वे संख्या जो 0 से शुरू होती हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, बात में नहीं। तो यानी पूर्ण संख्या बराबर यहाँ पे क्या निकल रहा है, पूर्ण संख्या बराबर हमारा, पूर्ण संख्या बराबर 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। बात में पे पूर्ण संख्या बराबर 0 प्लस प्राकृतिक संख्या हो गई, बात में नहीं। यानी कहने का मतलब सारी की सारी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं हो, सभी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, बात में नहीं। मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया यहाँ पे। तो बात में पूर्ण संख्या बराबर क्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, यानी सारी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो 0 की अगर बात करेगा यहाँ पे, 0 आपका क्या निकला यहाँ पे, 0 आपका निकल गया प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि क्या है, पूर्ण संख्या है, बात में नहीं। अब देखिए सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पे भाज्य तथा अभाज्य संख्या होती है। भाज्य तथा अभाज्य संख्या होती है। दरअसल क्या होता है कि वे आप लोग देखेंगे सारी संख्या 1 से डिवाइड हो जाती हैं। सभी संख्याओं का एक प्रॉपर्टी होती है कि वे 1 से डिवाइड हो जाता है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी, सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से डिवाइड हो जाती हैं, बात में ना, सब में 1 का भाग चला जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन और होता है, तो वे और पहली बात तो 1 से डिवाइड हो जाती हैं, उसके बाद क्या स्वयं से भी डिवाइड हो जाते हैं, स्वयं से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसमें तीसरा जो कंडीशन होता है ना, 1 और स्वयं को छोड़ करके, वे सारी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी तीसरी संख्या से
डिवाइड न हो उसे हम बोलते हैं क्या है, अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं, ठीक है। और वे सारी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना आप पे, तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक को ना भाज्य ना अभाज्य में रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो दो हमारा होता है, दो की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दो में दो का भाग चला जाएगा, एक का विभाग चला जाए, क्या कोई और संख्या जो दो को डिवाइड कर देगी, नहीं। यानी दो हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभाज्य। वहीं तीन का कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, तो तीन हमारा क्या है, दो से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तीन तीन से कट जाएगा लेकिन एक से कट जाएगा, एक तीन और एक से कट जाएगा, कोई और संख्या जो तीन को डिवाइड कर दे, नहीं। उसके बाद चार की अगर हम बात करते हैं, चार चार से कट जाएगा, एक से कट जाएगा, लेकिन क्या चार को कोई और संख्या काट सकती है, हाँ दो काट सकता है इसको। यानी चार हमारा क्या, चार दो से कट जाएगा, तीसरी संख्या से डिवाइड हो जा रहा है, यानी चार हमारे तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। पास में कि नहीं। अगर पांच की अगर यहाँ पे हम बात कर ले तो पांच एक से कट जाएगा, पांच से कट जाएगा, क्या और कोई तीसरी संख्या है जो पांच को काट दे। पहला तो एक पांच हो गया खुद, दूसरा एक हो गया, तीसरा और कोई दूसरी संख्या तीसरी संख्या है जो पांच को डिवाइड कर दे, नहीं कोई नहीं। यानी पांच हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद छः की बात कर लें तो छः तो छः से कट ही जाएगा, एक से भी कट जाएगा, लेकिन क्या कोई और तीसरी संख्या है जो छः को डिवाइड कर दे, हाँ दो से भी छः कट जाएगा और तीन से भी छः कट जाएगा, यानी तीसरी संख्या से विभाजित हो जा रहा है। यानी छः आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी बल्कि क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। बात में नहीं। सात की बात कर लें यहाँ पे, तो सात हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य होगा, सात सात से कटेगा, एक से कटेगा, लेकिन कोई और तीसरी संख्या से नहीं डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भाज्य और अभाज्य संख्या हमारी होती है। ध्यान देना यहाँ पे, वे सारी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी तीसरी संख्या से न कटे, ठीक है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे सारी संख्या जो हमारा क्या होता है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाए यानी कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ध्यान देना पे, अभी हम सम और विषम पढ़ाएंगे आप लोग तो बताएंगे। दो के बाद क्या आता है, तीन आपका भाज्य है, चार आपका भाज्य है, ठीक है। लेकिन पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद क्या होता है, 11 के बाद फिर 13 आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद 13 के बाद 17, फिर क्या 19 आता है, फिर 23, ऐसे क्या आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई कंडीशन बनेंगे। अभी देखिए हम अगले टॉपिक की जब बात करेंगे तो आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे सम तथा विषम के बारे में चर्चा करेंगे तब बात पर। कुछ लोगों को दिमाग में आता है कि भाई जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। कुछ लोग मान के चलते कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग पूर्ण और प्राकृतिक में कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है, जीरो हमारी प्राकृतिक है कि पूर्ण, ठीक है। बार बार कंपटीटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन टच करता रहता है यहाँ से। अब देखिए इसमें क्या है कि सम और विषम की हम बात करते हैं। यहाँ पे सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। जैसे मैंने अंकों के बारे में बात की, हमारे पास कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ठीक है। सम संख्या वे संख्या होती है जो दो से डिवाइड हो जाती हैं। क्या होती हैं, दो से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यानी वे सारी की सारी संख्या जिसमें दो का भाग चला जाता है, ठीक है। वे सारी की सारी संख्या जिसमें दो का भाग चला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और वे संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जा पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। बात में नहीं। तो सम संख्या कैसे कहते हैं, वे संख्या जिसमें दो का भाग चला जाता है उसे हम सम संख्या बोलते हैं। वे संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जा पाता उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब कैसे हम पहचानेंगे हमारे पास कितने अंक होते हैं। हमारे पास 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे 10 अंक है, ठीक है। 10 अंकों में से कोई ना कोई ऐसा संख्या, कोई ना कोई ऐसा अंक होगा जो हर संख्या में इकाई का काम करेगा। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मैं 999 लिख दिया, 999 इकाई का अंक यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 9 है, ठीक है। जैसे ध्यान देना पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे मैं कुछ और संख्या लिख ले रहा हूँ, जैसे हमने लिखा 1001 तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। इन्हीं चिन्हों में से आ रहा है ना, यहाँ पे अंकों में से आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि 902 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, ठीक है। तो इकाई का अंक 2 है, जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे। तो सम संख्या और विषम संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे, हमारे पास 10 अंक है। कितने हैं, 10 अंक हमारे पास हैं, ठीक है। अब 10 अंकों में से, ठीक है, ध्यान देना आप पे, 5 अंक अगर इकाई के अंक होंगे, यानी 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 और 8 हो गया। कौन, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। यानी 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये इकाई के अंक होंगे तो उसमें 2 का भाग आसानी से चला जाएगा, ठीक है। यदि 0, 2, 4, 6 और 8 अगर इकाई के अंक है तो उसमें 2 का भाग आसानी से चला जाएगा, ठीक है। जब 2 का भाग इसमें आसानी से चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा
वह ऑलरेडी सम संख्या होंगे, ठीक है, क्या होगी, सम संख्या होगी। तो हम कितना भी बड़ी संख्या लिख लें, आप बस आंख मूंद करके इकाई के अंक को देखना, इकाई का अंक क्या है, क्या 2 है, क्या 0 है, क्या 4 है, क्या 6 या फिर 8 है। अगर इन पांचों में से कोई अंक है, ठीक है, इकाई का अंक है, तो वह 2 से हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, बात में नहीं। तो ये ध्यान देना आप है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बड़ी संख्या लिख लिया, उसमें भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं, केवल इकाई के अंक को देखिए और आंख मूंद करके मार दे कि हमारे सम संख्या है या फिर विषम संख्या, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 9 4 6 8 2 5 3 0 2 4 7 लिख दिया, ठीक है। अब इतनी बड़ी संख्या आप देखेंगे तो आपको, आप इसमें भाग देने का उसको 4 या 5 मिनट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बस केवल इकाई के अंक को देखिए, इकाई का अंक क्या है, 7 है। जब इकाई का अंक 7 है तो क्या 2 से भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। जब 2 से भाग जाएगा ही नहीं इसमें, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, बात में नहीं। जैसे मैं कोई बहुत बड़ी संख्या लिख देता हूं, जैसे 9 4 6 7 8 3 5 4 9 3 2। अब ये सम है कि विषम है, आप कैसे पता करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में 2 का भाग देंगे, कम से कम 4 या 5 मिनट जाएगा, ठीक है। हम केवल इकाई के अंक को देखते हैं, इकाई का अंक हमारा क्या है, 2 है। अब जब इकाई का अंक हमारा 2 है तो इसमें 2 का भाग क्या होगा, आसानी से हमारा चला जाएगा, ठीक है। हम आंख मूंद करके मान देंगे हमारी इतनी बड़ी संख्या है, क्या है, ये हमारी सम संख्या है, बात में नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा सम की संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इसको पहचान भी आप लोग सकते हैं पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना आप पे। तो सम संख्या क्या होती है, वे सारी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, वे संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या में क्या होता है कि जैसे 10 हमारे अंक होते हैं, यदि इकाई के अंक 0 2 4 6 और 8 है तो हमारे क्या, वो ऑलरेडी सम संख्या होती है। इनके अलावा जो हमारे 5 अंक बच गया, अगर इकाई के अंक 1 हो गया, उसके बाद के 3 हो गए, उसके बाद हमारे क्या 5 हो गया, उसके बाद 7 और 9 हो गया, ये 5 अंक अगर इकाई के अंक होते हैं तो हमारी क्या होती है, वो ऑलरेडी विषम संख्या होती है, ठीक है। बस तो ना, अब देखिए क्या होता है, हमने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बात किया, ठीक है, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किया, ठीक है। तो 0 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 हमारी क्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, बात सुनो यहाँ पे। अब देखिए भाज्य और अभाज्य की बात करें यहाँ पे, तो 0 ना तो भाज्य ना अभाज्य, समझ में आ रहा है, ठीक है, न भाज्य अभाज्य में, और वही कंडीशन 1 का भी है, ना भाज्य में ना अभाज्य में, ठीक है। तो हम 2 सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या होती है, ठीक, क्या होती है, 2 सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है, यही बात मैं आप लोगों को बताने वाला था, ठीक। 1 न भाज्य न अभाज्य, ठीक है, ध्यान देना पे। 0 हमारा पूर्ण संख्या है, हमने पूर्ण प्राकृतिक भाज्य अभाज्य सम और विषम के बारे में जान लिया। तो हम यहाँ पे जानते हैं भाई 0 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और लेकिन 0 हमारी क्या, 0 हमारी पूर्ण संख्या है, 1 भी हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 1 हमारी 1 हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या 1 हमारी पूर्ण संख्या है, नहीं, 1 हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है, 1 हमारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, बात सुनिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भाज्य था अभाज्य की हम बात करते हैं, तो 1 0 न तो भाज्य है ना अभाज्य में रखा गया, ठीक है, अभाज्य न भाज्य, वही हाल 1 का भी है, ना भाज्य न अभाज्य, ठीक है, बात में यहाँ पे। और सम और विषम की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा सम 1 तो सम है नहीं, 1 हमारा क्या है, विषम संख्या में रखा गया है, बात में कि नहीं, 1 हमारी क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब देखिए सम संख्या क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सम संख्या, यहाँ पे 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 हमारी क्या है, सम संख्या है, ठीक है, बात ध्यान देना पे। 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 2 हमारी क्या है, सम संख्या है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बात में पे। 2 हमारी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 ही हमारी एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी सम संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्या है, बात सुना पे। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेगा तो हम 2 पर टिक मारेंगे, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेगा तो हम 2 पे ऑलरेडी टिक मारेंगे, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करेगा तो भी हम 2 पर ही टिक मारेंगे। सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य संख्या की बात करेगा तो हम किस पर टिक मारेंगे, 3 पे टिक मारेंगे, बात सुना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बस यही बात मैं बताने वाला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए भाज्य, ये तो अभाज्य की बात होगी। अगर पूछ दे कि भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी है, तो हम 4 पे टिक मारेंगे, कौन पे, किस पे, 4 पे टिक मारेंगे, ठीक है, बात सुना पे। वहीं कहते कि सबसे छोटी हमारी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो हम सीधे 9 पे टिक मारने वाले, कहाँ पे, 9 पे टिक मारने वाले, बात सुना पे। तो ये बातें हमारी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला, ठीक है। अब अगली टॉपिक हमारी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या की बात करते हैं, ठीक है। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या होती क्या है, सबसे पहले आप लोग संख्या रेखा पे, संख्या रेखा देखे होंगे, ठीक है। संख्या रेखा पे
जो मूल पॉइंट हमारा होता है जीरो को लेकर के चलते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, जीरो को लेकर के हम चलते हैं। तो जीरो जो हमारा होता है वहाँ से कंडीशन बने, देखिए ये हमारा संख्या रेखा है, क्या है, ये हमारा संख्या रेखा है, जीरो है, ठीक है। ये जीरो का दायां पक्ष है, क्या है, दायां पक्ष हमारा क्या है, ये हमारा बायां पक्ष है, ठीक है। अब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ है, ठीक है। तो जीरो के दाहिने साइड बजाएंगे तो हमको एक बड़ी संख्या मिलती चली जाती है, नहीं, एक आएगा, फिर दो आता है, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, ऐसे मिलते चले जाते हैं। जीरो के बाएं साइड तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसी संख्या हमको मिलती चली जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरो के दाहिने साइड हमको धनात्मक संख्या मिल रही है और जीरो के बाएं साइड हमको ऋणात्मक संख्या मिल रही है, ठीक है। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या छोटी होती है, ध्यान देना यहाँ पे, वे सारी संख्याएं जो अपने प्रारंभिक संख्या से, ठीक है। जैसे जब हम दो संख्याओं का कंपेरिजन करते हैं जब भी हम दो संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, भाई कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, कौन सी संख्या हमारी क्या है, छोटी है, तो वह संख्या बड़ी होगी जो उस संख्या से दाहिने साइड होगी। जो भी संख्या दाहिने साइड होगी एक दूसरे की तुलना में वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, और जो संख्या एक दूसरे की तुलना में बाएं साइड होगी हमेशा क्या होगी, छोटी संख्या होगी। बात सुन, जैसे यहाँ पे हम 3 और 4 की ही बात कर लें, क्या कर लें, 3 और 4 की ही बात कर लेता हूं मैं। अब देखिए 3 और 4 को हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 3 कहाँ पे, 3 4 के किस दाहिने साइड है कि बाएं साइड है, 3 हमारा 4 के बाएं साइड है, ठीक है। अगर 4 की बात कर लेते हैं 4 हमारा 3 के दाएं साइड है, यहाँ पे दोनों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 हमारा 4 के बाएं साइड है या फिर 4 3 के दाएं साइड है, ठीक है, यही कह सकते हैं ना यहाँ पे। तो यानी जो हमारी संख्या दाहिने साइड होगी वो ऑलरेडी क्या होगी, बड़ी होगी, जो हमारी संख्या बाएं साइड होगी ऑलरेडी क्या होगी, छोटी होगी। बस यहाँ पे तो 3 हमारा 4 से छोटा होगा, हम कह सकते हैं भाई 3 हमारा 4 से छोटा है और 4 हमारा 3 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 3 हमारा संख्या रेखा पे 4 के बाएं साइड स्थित है। बात में आगे क्यों हमारा 3 4 से छोटा है, इसलिए क्योंकि संख्या रेखा पे 4 के क्या है, बाएं साइड स्थित है, ठीक है। अब हमने 3 और 4 की बात कर लिया, यही अगर -3 और -4 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, -3 और -4 की अगर बात मैं करूं यहाँ पे, तो क्या -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो हम संख्या रेखा पे जाएंगे। संख्या रेखा हमारा यहाँ पे, हम संख्या रेखा पे -4 को देखेंगे और -3 को देखेंगे, तो हमारा जो -3 है संख्या रेखा पे -4 के दाहिने साइड है। -3 हमारा कहाँ पे, ध्यान देना पे, -3 हमारा क्या, -4 के दाहिने साइड स्थित है, इसलिए हमारा क्या हो, संख्या रेखा पे क्या होगा, ये जो -3 हमारा -4 के दाहिने साइड स्थित है, यानी संख्या रेखा पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमारा -3 -4 से क्या होगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। बात में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हमारा बाएं साइड है, लेकिन यहाँ पे 3 हमारा क्या है, दाहिने साइड है, इसलिए -3 हमारा -4 से बड़ा होगा। 3 हमारा 4 से छोटा होगा, लेकिन -3 हमारा -4 से बड़ा होगा। बात में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसे -6 और -1 की तुलना कर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे भाई -6 -1 में कौन बड़ा है, तो हम संख्या रेखा पे जाएंगे, संख्या रेखा पे देखेंगे कौन हमारा दाहिने साइड है, तो हमारा -1 -6 के दाहिने साइड है, तो जाहिर सी बात है हमारा -1 क्या होगा, -6 से बड़ा होगा। बात में यहाँ पे कोई दिक्कत ना पे। तो सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो कोई संख्या जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो उतनी ज़्यादा छोटी होती है। बात है पे, कोई संख्या जितनी कम नेगेटिव होती है वो उतनी क्या होती है, बड़ी होती है। बात में है कि नहीं। तो ये हमारा संख्या रेखा की कहानी थी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे हमारा कहते हैं कि -25 बड़ा है कि -40 बड़ा है, तो आप सीधे से क्या बोलेंगे भाई -25 बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई, कोई पूछेगा क्यों बड़ा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर रीजन क्या है, आप सिंपल सी भाषा में बता देंगे कि जो हमारा -25 है संख्या रेखा पे -40 का क्या है, दाहिने साइड स्थित है, इसलिए हमारा -25 क्या -40 से क्या है, एक बड़ी संख्या है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं। तो हम अगली बात करते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय रेस। अब देखिए यहाँ पे परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या उन संख्याओं को हम कहते हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में क्या करते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। वे सारी की सारी संख्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। बात में नहीं, वे सारी की सारी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और वे सारी की सारी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अपरिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ आ गई? सिंपल सी भाषा में बोले तो भाई वे सारी की सारी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और वे सारी की सारी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे यार पी बाई क्यू का मैटर क्या है यहाँ पे? जैसे हम कर ले भाई 0 है, ठीक है, तो 0/1 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1/0 नहीं करते हैं, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, तो 0/1 कर सकते हैं आप पे। तो अब देखिए 0/1 कर सकते हैं, जैसे 1 है तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। बस ना पे कहने का मतलब क्या है? परिमेय संख्या में वे सारी संख्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे पी का मान 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्यू का मान 0 होना नहीं चाहिए, यानी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। बात में नहीं पे तो यानी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, बात में पे ये परिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए अब बात यहाँ पे 0 का ही मैटर यहाँ पे फंसता है। मैं 0 के बारे में आप लोगों को बता दें भाई, 0/1 लिख सकते हैं, 0/100 लिख सकते हैं, ठीक है, 0/1000 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बस ना इसमें 0 में भाग देंगे 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? 0 हमारे एक तरह से एक परिमेय संख्या बन करके सामने आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा? 0 हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 हमारी भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, सम संख्या भी नहीं है, विषम संख्या भी नहीं है, धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है। बात में है कि नहीं? ध्यान देना यहाँ पे। लेकिन क्या है? परिमेय संख्या है। बात में आ गई? 0 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान देना यहाँ पे, न ये 0 हमारी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। बात में पे तो 0 हमारी पूर्ण संख्या है, उसके बाद क्या है? परिमेय संख्या है। बात में आ गई ना? ये बार बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि 0 हमारे परिमेय है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये बातें समझ में आ गई, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती है, बस 3 संख्याओं को छोड़ करके। 3 संख्या कौन कौन सी होती है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यदि कोई संख्या करड़ी में है, क्या है? यदि कोई संख्या कड़ी में है, उसका वैल्यू कड़ी से बाहर निकालने नहीं निकल पा रहा, जैसे हम कह रहे हैं कड़ी में 4 है, तो इसको हल करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, यानी ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कड़ी में जैसे 5 की बात कर लें यहाँ पे, तो कड़ी में 5 क्या कड़ी से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, यानी कड़ी में 5 हमारा कड़ी से बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए कड़ी में 5 हमारी क्या एक तरह से अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बातें समझ में नहीं? तो कड़ी में कोई संख्या यदि है और कड़ी से बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी वैल्यू मान कड़ी से बाहर हल करने पर नहीं निकल रहा है, तो वह ऑलरेडी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या कड़ी में है तो जाहिर सी बात वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं अशांत दशमलव की। ध्यान देना पे, शांत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी इसकी कहानी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। तो सारे के सारे अशांत दशमलव क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। बात में आगे तीसरा कंडीशन यहाँ पे पाई बनता है। क्या बनता है? अभी रेखा ज्यामिति मैंने आप लोगों को बताया था, पाई होती है, जो पाई कैसे क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ध्यान देना 3 टॉपिक ऑलरेडी आपका अपरिमेय संख्या होती है। पहला कड़ी में कोई संख्या है, दूसरा का पाई की वैल्यू, तीसरा हमारा क्या होता है? अशांत दशमलव होते हैं, ठीक है। ये 3 संख्याएं आपके क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला लास्ट टॉपिक हमारा है दशमलव संख्या। क्या है? दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या में क्या होता है? 2 तरह के हमारे दशमलव संख्या होती हैं, एक हमारा शांत होता है, दूसरा हमारा अशांत होता है। जैसे क्या होता है? कोई हमारी परिमेय संख्या है उसमें हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। जैसे हम ध्यान देना यहाँ पे, हम ले लेते हैं भाई 1/2 और 2/3, जैसे 1/2 और 2/3 संख्या ले लिया, ठीक है। इनको हम हल कर रहे हैं, यानी 1 में हम 2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 का भाग देंगे 10 भाग जाए करें, तो हम दशमलव यहाँ पे लगा कर 0 उतार लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भाग 2×5 10, क्या हो गया? 2×5 10, यानी कट गया, यानी 1/2 की जो वैल्यू हमको निकल के आई 0.5 निकल के आया, ठीक है। यानी हमारा इसका एक एग्जैक्ट यानी सही वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। यानी दशमलव इसके आगे गया ही नहीं। बस नहीं, दशमलव हमारा एक तरह से क्या हो गया? साधारण भाषा में बोले तो भाई दशमलव हमारा एक तरह से क्या हो गया? शांत हो गया, ठीक है। बस नहीं, इसके आगे बढ़ी नहीं रहा। और दूसरी बात हम 2/3 की कर लेते हैं। 2/3 को अगर हम हल करते हैं यहाँ पे, तो 2 में 3 का अगर हम भाग लेते हैं यहाँ पे, तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 उतारेंगे, 20 हो गया, 3 × 6 = 18, क्या हो जाएगा? 18 हो गया। यहाँ पे 2 उतारेंगे, ठीक है। अब फिर दशमलव लगाए तो 0 हम ले सकते हैं, ठीक है। अब फिर भाग देंगे, 3 × 6 = 18 हो गया, ठीक है।
अब क्या होगा, फिर 2 आ जाएगा, शेष मिल जाएगा हमको, फिर 0 उतार कर क्या करेंगे, 3 6 18 करेंगे, ठीक है। ये क्रिया हम इनफाइनाइट टर्म तक करते रहेंगे और 2 हमारा इनफाइनाइट टर्म तक आता ही रहेगा, ठीक है। अरे दशमलव का कोई मतलब और पर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो दशमलव एक तरह से शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं भाई कि एक तरह से हमारा क्या है, अशांत दशमलव है, ठीक है। क्या है, अशांत दशमलव, ठीक है, बात में है कि नहीं। यानी इसमें जब किसी संख्या में किसी संख्या का हम भाग देते हैं तो जो दशमलव वैल्यू निकलती है, अगर वो शांत नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। यानी कि जब किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं, वो भाग पूरी तरह से चला जाता है, कट जाती है, दशमलव की वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये अशांत दशमलव होता है हमेशा क्या होता है, अशांत दशमलव हमेशा आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, न कि परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आज आप लोगों को बढ़िया से संख्या के बारे में जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। लास्ट में आपका आता है काल्पनिक संख्या, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बताने का मतलब क्या है, जैसे कोई कड़ी में संख्या है, कोई भी संख्या अगर कड़ी में है वो भी निगेटिव है, क्या है, कड़ी में कोई संख्या माइनस, जैसे मैंने 5 कर लिया, ठीक है, या फिर -4 की बात कर लें, तो एक संख्या क्या होगा, अगर ये जो हमारा भाई इस संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन माइनस को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि माइनस हमारा एक तरह से काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, कड़ी में क्या करते हैं, -1 × 4 कर लेंगे तो 2 कड़ी में -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। -1 की वैल्यू हमेशा i² होती है, क्या होती है, i² होती है, यानी इमेजिंग नंबर होती है, ठीक है। यहाँ पे i² कर देंगे, ठीक है, यानी हमारा 2i यहाँ पे बन जाएगा, यानी 2 इमेजिंग नंबर है, ठीक है, बस नहीं। तो ये इसको हम मतलब एक तरह से क्या करते हैं कि ये हमारी काल्पनिक संख्या होती है, कहने का मतलब सिंपल सी वही काल्पनिक संख्या होती है जो कड़ी में निगेटिव होती है, क्या होती है, कड़ी में निगेटिव होती है, बस में नहीं। तो लगभग सारी संख्याएं हमारी कंप्लीट हो गई, उम्मीद है आप लोग को बढ़िया से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसका नोट बनवा देते हैं, आप लोग नोट इसका लिख लीजिए, ठीक है, नोट आप लोग बना लीजिए। कहाँ वस्तु की गणना में मापतोल में करते हैं, सही सही सही। एक नीचे दिखा दे नहीं, हाँ जहाँ तक उठ जाए तो वहाँ तक लिखो तो जाए। नीचे मुझे एक बीच में नीचे यहाँ तक दिखा था, यहाँ तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्लीन तो लोगों था तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। तो नोट कर लीजिए इसको। दशमलव के बारे में मैंने बता ही दिया है, शांत और शांत होते हैं कौन कौन कैसे। तो आज के दिन बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।